देखिए, आज जो है हम सिविल प्रक्रिया संहिता में देखेंगे कि सिविल प्रकृति के बाद जो है कौन से होते हैं। तो धारा 9 में जो है बताया गया है कि सिविल प्रकृति के बाद, तो धारा 9 कहती है कि जब तक कि विधि द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित ना हो, अभिव्यक्त और विवक्षित रूप से क्या ना हो, वर्जित ना हो, यानी रोका ना जाए, तो सिविल प्रकृति के सभी वादों का निपटारा सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये कह रहा है कि जब तक कि विधि द्वारा चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से रोका ना जाए, सभी प्रकार के जो सिविल प्रकृति के वाद होते हैं उनका न्यायालय जो उनका विचारण जो है सिविल न्यायालय द्वारा जो है किया जाएगा। तो इसमें तो ये बता दिया गया है कि भी सिविल न्यायालय जो है वादों का विचारण करेंगे। अगर सभी प्रकार के जो वाद हैं अगर अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अगर वर्जित ना किया जाए या रोका ना जाए, तो सभी प्रकार के वादों का जो है विचारण जो सिविल प्रकृति के हैं, सभी सिविल प्रकृति के जो वाद हैं उनका विचारण जो है सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब बात आती है कि सिविल प्रकृति के वाद होते क्या हैं। इसमें ये तो नहीं बताया गया है कि सिविल प्रकृति के वाद कौन होते हैं। इसमें केवल इतना कहा गया है कि सिविल प्रकृति के वादों का विचारण जो है सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा अगर उन्हें रोका ना गया हो तो। ठीक है, किसी प्रकार की रोक ना हो तो ये याद रखें कि कोई वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं, कोई वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं, प्रकृति का है या नहीं, इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायालय द्वारा, सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कोई बात सिविल प्रकृति का है या नहीं है, इसका निर्धारण भी स्वयं न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। सिविल न्यायालय ही बात की प्रकृति को देख करके इस बात का निर्धारण करेगा कि वो बात जो है सिविल प्रकृति का है या नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना कि कोई बात सिविल प्रकृति का है या नहीं, इसका निर्धारण भी जो है सिविल न्यायालय के द्वारा ही जो है किया जाएगा। न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि कोई बात जो है सिविल प्रकृति का है या नहीं, तो इसके बारे में निर्धारण कौन करेगा, इस बारे में भी निर्धारण सिविल न्यायालय ही करेगा। जो भी बात जो भी मैटर उसके समक्ष आता है तो बात की प्रकृति को देखते हुए वो निर्धारण कर सकता है कि वो बात जो है सिविल प्रकृति का है या नहीं। तो इसका निर्धारण वो कैसे करता है, बात की विषय वस्तु को देख करके, है ना, बात की विषय वस्तु को देख करके जो है न्यायालय इसका निर्धारण कर सकता है कि वो जो वाद है सिविल प्रकृति का है या नहीं। तो बात की विषय वस्तु को देख कर न्यायालय जो सिविल न्यायालय है वो इसका निर्धारण कर सकता है कि वो बात सिविल प्रकृति का है या नहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जो पुराने निर्णय हैं उनके आधार पर कुछ वादों को जो है सिविल प्रकृति का जो है वाद माना गया है। तो वो एक लिस्ट है जो आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से जो है पूछे जाते हैं। तो उसमें से कुछ लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको याद रखना है कि भाई कौन कौन से जो है वाद जो है सिविल प्रकृति के होते हैं। ये कहता है जाति से संबंधित प्रश्न, जाति से संबंधित प्रश्न। देखिए, जाति से संबंधित जो प्रश्न है वो भी सिविल प्रकृति के नेचर में आते हैं। हालांकि अगर मुख्य प्रश्न जाति है तो फिर ऐसे जो प्रश्न है वो जो है आपकी सिविल नेचर में नहीं आते। अगर मुख्य प्रश्न इसमें जाति से संबंधित है कोई तो ऐसे बात जो है सिविल प्रकृति के नहीं होंगे। लेकिन गौड़ प्रश्न अगर जाति है तो फिर जो है जाति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं सिविल प्रकृति के जो है बातों में आ सकते हैं। कैसे बात, मान लीजिए कोई क्या कहते हैं भोजन आमंत्रण में अगर किसी को शामिल नहीं किया जाता जातिगत आधार पे, या मान लीजिए किसी जाति विशेष का भोजन होता है उस आधार पर, तो ये जो प्रश्न है ये फिर जो है आपका जो है सिविल प्रकृति का जो है बाद में सिविल जो है बाद में नहीं आएगा, है ना। इसके अलावा अन्य जो वाद होते हैं जो जाति जिसमें गौड़ प्रश्न है तो वो प्रश्न जो है कैसे आ जा सकते हैं, वो आपके सिविल नेचर में आ सकते हैं। तो याद रखना कि अगर मूल प्रश्न इसमें जाति का, इसमें भी दो बातें हैं जाति वाले में कि अगर किसी को आपने जो है क्या कर दिया, आपने भोजन आमंत्रण ना करा
तो इस प्रकार का जो वाद है वो सिविल प्रकृति का नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार में भोजन समारोह में शामिल होना वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। अगर किसी की जो वैधानिक अधिकारों का हनन होता है जाति की वजह से, तो फिर ऐसा जो पर्सन है जो है वो जो है आपका अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता और केवल सामाजिक अधिकारों को क्षति करने के कारण ही नहीं माना जा सकता। तो ये कैसा पर्सन है? सामाजिक क्षति को कारण करने वाला। तो इस प्रकार का अगर कोई पर्सन है जो सामाजिक क्षति को जो है क्या कहते हैं, सामाजिक क्षति को जो है धक्का पहुंचाता है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। देखिए इसमें आप ऐसे समझिए कि जाति संबंधी पर्सन ऐसा प्रश्न होता है जिसका प्रभाव सामाजिक संबंधों और जाति की आंतरिक स्वायत्तता से जुड़ा होता है। सामाजिक प्रश्न, जाति का जो है सामाजिक प्रश्न भी होता है इसमें आपका, और जो है जाति की आंतरिक स्वायत्तता से भी जुड़ा होता है। आंतरिक स्वायत्तता दोनों चीजों से जो है जुड़ा होता है। विशुद्ध रूप से केवल जाति प्रश्न सिविल प्रकृति के बाद नहीं होते, याद रखें। विशुद्ध रूप से केवल जाति से जुड़े प्रश्न सिविल प्रकृति के बाद नहीं होते। प्रकृति के बाद नहीं होते, ठीक है। विशुद्ध प्रश्न अगर जाति है तो ऐसे जो बाद होंगे वो आपके जो है सिविल प्रकृति के बादों की श्रेणी में नहीं आएंगे। किसी जाति के एक सदस्य को जाति के विशेष भोजन, ये उदाहरण है। मान लीजिए किसी जाति के एक सदस्य को जाति के विशेष भोजन आमंत्रण में शामिल ना करना सिविल वाद का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के भोजन समारोह में शामिल होना वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। आपने किसी को जाति विशेष के कारण नहीं बुलाया तो इस पे जो है आप जो है सिविल प्रकृति का जो है वाद नहीं हो सकता, क्योंकि जो है इससे जो है वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में ये जो है वाद जो है इस प्रकार का नहीं आता। हाँ, लेकिन केवल आप किसी की जातिगत उपेक्षा करने की वजह से, देखिए आपके घर प्रोग्राम हुआ और आप किसी को बुलाएं ना बुलाएं वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मान लो एक सार्वजनिक स्थान है, मान लीजिए ये कोई सार्वजनिक स्थान है, यहाँ सभी लोग आ सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को जातिगत आधार पर रोकते हो तो वो बात अलग हो जाती है, दोनों में अंतर होता है ना। इसीलिए कह रहे हैं नहीं, क्योंकि इस प्रकार के भोजन समारोह में शामिल हो जा वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता और केवल सामाजिक अधिकारों की क्षति को बात का कारण नहीं माना जा सकता। ये क्या कह रहा है? केवल सामाजिक क्षति के कारण, यहाँ लिखेंगे केवल सामाजिक क्षति को वाद का कारण नहीं माना जा सकता। हम जो सिविल मैटर की बात कर रहे हैं, केवल सामाजिक क्षति के कारण जो है वाद का कारण सिविल मैटर की बात कर रहे हैं। आपराधिक बन सकता है वो एक अलग बात है, सरकार ने रोक लगा दी है, जात छुआछूत जाति प्रथा नहीं करोगे, वो एक अलग बात होती है। हम यहाँ सिविल की बात कर रहे हैं कि किस सवाल केवल सामाजिक क्षति का को जो है वाद का कारण सिविल मामलों में जो है नहीं माना जा सकता है ना। इसी प्रकार किसी शादी समारोह में सम्मिलित ना होना, शव यात्रा में भाग न लेना, किसी कार्य में चंदा ना देना, किसी वैधानिक दायित्व का निर्वाह न करना सिविल वाद का कारण नहीं बन सकती। तो किसी को चंदा नहीं दिया, शव यात्रा में शामिल नहीं हुई, ये सब जो है वैधानिक कारण ना होने की वजह से जो है सिविल प्रकृति के जो है वाद की श्रेणी में नहीं आते। परंतु किसी व्यक्ति की उस जाति की सदस्यता, उसके निजी चरित्र एवं स्तर के प्रभावित होने पर, ये क्या कहता है? जाति की सदस्यता मतलब किसी को जाति से निकालना, जाति की सदस्यता, किसी व्यक्ति को आपने समाज से निकाल दिया, जाति से निकाल दिया बोले। अब ये बात अलग हो जाती है, किसी को व्यक्ति को जाति से निकालना, एक तरीके से उपेक्षा करना उसकी कि भैया तुम्हें जाति से निकाल दिया, तुम्हारी उपेक्षा कर दी। उसके निजी चरित्र एवं स्तर को प्रभावित करना, उसके निजी एवं
चरित्र, मतलब उसको हीन समझना, चरित्र को प्रभावित करना, किसी व्यक्ति को हीन समझना जाति की वजह से, है ना। क्या लिखा आपने, चरित्र के स्तर को प्रभावित करने पर कार्रवाई वाद योग्य होगी। इस आधार पर कार्रवाई कैसी होगी, वाद योग्य होगी, वाद योग्य होगा। ये याद रखें, अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति से अलग कर देते हैं, उसके निजी एवं चरित्र को प्रभावित करने वाला कोई कारण है, तो फिर ये जो है आपका जो है वाद योग्य कारण होगा। सिविल वाद में, सिविल की बात करें, सिविल प्रकृति का वाद होने लायक होगा, वाद योग्य होगा जो सिविल प्रकृति का होगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि उसके जाति से बाहर किया जाता है तो उसे वैधानिक अधिकार की क्षति मानेंगे। कुल मिला के ये है कि जाति से बाहर करना उसके वैधानिक अधिकार की हानि मानी जाएगी, और इसीलिए जो है ये जो वाद है जो सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आएगा। अब आप कहोगे कि भाई ये भी जो ये हैं लेकिन सिविल प्रकृति के नहीं हैं, ये आपराधिक हो सकते हैं कि आपने जातिगत व्यवस्था बना ली है कि फलानी जाति के लोगों के साथ हम कर, तो ये अपराध हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिविल नेचर की, कि भाई सिविल नेचर में क्या है, सिविल नेचर में नहीं है ये, सिविल नेचर में ये बाध कारण नहीं हो सकते, लेकिन आपराधिक हो सकते हैं, वो एक अलग बात। लेकिन चूंकि हम सिविल ही की देख रहे हैं, तो सिविल में अगर किसी व्यक्ति को जाति से निकाल देते हैं, है ना, तो ये उसके वैधानिक, एक शब्द याद रखना, उसके वैधानिक अधिकारों का हनन होता है, वैधानिक अधिकार, बस इतना याद रखना। अगर किसी व्यक्ति के वैधानिक अधिकार का हनन होता है तो सिविल नेचर में जा सकते हो, अन्य आधार पर जो है सिविल नेचर में आप जो है वाद दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें भी दो बातें आती कि अगर मुख्य प्रश्न जो है जाति का है, विशुद्ध रूप से केवल जाति से जुड़ा प्रश्न सिविल प्रकृति का वाद नहीं होता है। ऐसा कोई प्रश्न जिसमें केवल जाति को टारगेट किया गया हो वो सिविल प्रकृति का नहीं होता। ठीक है, गौड़ प्रश्न अगर जाति है और मुख्य प्रश्न कोई दूसरा है तो फिर वो सिविल प्रकृति का वाद हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे, धार्मिक और या अन्य जुलूसों से संबंधित बात, धार्मिक और अन्य जुलूसों से संबंधित जो वाद होते हैं वो आपके सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आते हैं, इनको सिविल प्रकृति का माना गया है। धार्मिक और या अन्य जुलूसों से संबंधित जो वाद हैं आपके, इनको सिविल प्रकृति का वाद जो है माना जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन किसी भी प्रकार के प्रतीकों को ले जाने का अधिकार इसकी श्रेणी में नहीं आता है, याद रखना। लेकिन किसी भी प्रकार के प्रतीकों को ले जाने का अधिकार इसकी श्रेणी में नहीं आता, श्रेणी में नहीं आता, याद रखें। नॉर्मल जुलूस निकालते हैं वो तो ठीक है, वो सिविल प्रकृति का अगर रोका जाता है, आपका सिविल राइट है, धार्मिक अधिकार है, धार्मिक जुलूस हो गए, अन्य कोई सभाएं वगैरह होंगे, ये सब सिविल राइट है। लेकिन अगर आप कहो कि भाई कोई प्रतीक चिन्ह लेके निकाला जाए और रोका जाता है तो वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। हो सकता है क्रिमिनल हो जाए, कोई भी वाद हो, लेकिन वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। जो आपकी प्रतीक वगैरह निकाले जाते हैं ना, पहचान चिन्ह वाले जो होते हैं ना, वो वाले जो वाद हैं आपके जो है सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते। ये संगान भाषा स्वामी बनाम बाबूराम गणेश कुलकर्णी के बाद में कहा गया। कौन सा बात था? संगान भाषा का अजीब नाम है, संगान भाषा ये नाम है। संगान भाषा जी का बाद है स्वामी जी महाराज थे जी, वर्सेस बाबूराव गणेश कुलकर्णी, बाबू राव गणेश कुलकर्णी। इसमें जो है कहा गया, इस बात में ये कहा गया कि भैया प्रतीक जो है, प्रतीक संबंधी जो चीज़ है 1946 का बाद है 1946। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया भाई प्रतीक ले जाना जो है धार्मिक प्रकृति का वाद नहीं होता। आज आप जुलूस निकालें,
इसमें जो रंगास्वामी जी प्रतीक रूपात्मक, इसमें वही था इनका प्रतीकात्मक कि भैया पालकी में बैठ के निकलना, बोले हमारा अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। अब देखिए पूजा का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। पूजा का अधिकार, पूजा का जो अधिकार है वो क्या कैसा बात होता है? तो पूजा का जो अधिकार है किसी धार्मिक स्थल में उसी वर्ग उसी धर्म के व्यक्ति के पूजा करने का अधिकार स्थापित करने के बाद जो है सिविल प्रकृति का वाद है। सीधा याद रखें कि ये सिविल प्रकृति का वाद है। सिविल प्रकृति किसी स्थल विशेष पर, किसी मंदिर विशेष में, किसी धर्म विशेष के लोगों द्वारा पूजा का जो अधिकार होता है वो किस प्रकार का वाद माना गया? वो आपका सिविल राइट माना गया है, सिविल वाद माना गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। चौथा देखिए अधिकार एवं संपत्ति संबंधी वाद। ये तो आप जानते ही हैं कि अधिकार और संपत्ति संबंधी वाद तो आते ही हैं। अधिकार एवं संपत्ति संबंधी वाद। जो अधिकार और संपत्ति संबंधी जो बात, जब संपत्ति मूर्त अथवा अमूर्त कैसी भी हो सकती है, संपत्ति मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकती है, पेटेंट भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी हो सकता है, मछली पकड़ने का अधिकार भी हो सकता है। इसमें मछली पकड़ने का अधिकार भी शामिल है, ध्यान रखना, अलग से नहीं लिखा। तो मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो भी हो सकता है इसमें। ऐसे अधिकारों के व्यवहार प्रकृति का रूप देने के लिए आवश्यक है संपत्ति में वादी का हित निहित हो। तो इस प्रकार के वादों में जो अधिकार है उसमें ये जब सिविल प्रकृति के वाद लाने के लिए ये आवश्यक है कि इसमें वादी का हित हो, वादी का हित होना जरूरी है। कोई भी संपत्ति संबंधी अगर वाद है तो उसमें वादी का हित होना, इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी वो जो है वाद सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें मछली पकड़ने का जो राइट है वो अधिकार संपत्ति के में ही आता है, इसलिए वो भी कैसा वाद है? आपका सिविल प्रकृति का वाद माना गया है। मंदिर एवं अन्य धार्मिक संपत्ति संबंधी वाद, ये याद रखें, इसको मिटा दें। मंदिर एवं अन्य धार्मिक संपत्ति संबंधी वाद। धार्मिक संपत्ति संबंधी बात, ये मंदिर की प्रॉपर्टी के बारे में हो गया कि भाई मंदिर की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी मंदिर में के जो धार्मिक चिन्हों को नष्ट करना, उसमें परिवर्तन करना, हस्तक्षेप करना आदि व्यवहार प्रकृति के वादों में सम्मिलित हैं। संपत्ति की श्रेणी में मूर्तियों को भी रखा गया है। तो याद रखें कि मंदिर से जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे वो चिन्हों के रूप में हो, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो मूर्तियों के रूप में हो, वो सब के सब जो हैं आपके सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। इसमें से क्या पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन से वाद, लिस्ट देके कि भाई कौन से वाद जो हैं सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा दोषपूर्ण बर्खास्तगी या बेदखली भी कह सकते हैं। दोषपूर्ण बर्खास्तगी की बात, दोषपूर्ण बर्खास्तगी, सेवा से दोषपूर्ण बर्खास्तगी की दशा में पुनः नियुक्ति अथवा प्रतिकर हेतु दावा सिविल न्यायालय में किया जा सकता है। ये कह रहा है किसी व्यक्ति को अगर दोषपूर्ण तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है, गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसकी नौकरी से उसे गलत तरीके से निकाल दिया जाता है, तो पुनः उसको सेवा पे रखने का जो है वाद आप सिविल प्रकृति के अंतर्गत ला सकते हैं। ठीक है, इसको भी सिविल प्रकृति का वाद माना गया है। सीताराम काशीराम का वाद है ये। सीताराम काशीराम के बाद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति को अगर गलत तरीके से निकाल दिया जाता है, सीताराम काशीराम सिंपल है, सीताराम काशीराम का वाद है। गोंडा बनाम पेजीमेंट केकस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वाद है सुप्रीम कोर्ट का। तो सीताराम का वाद है, सीधा याद रखना, सीताराम के बाद में कहा गया। ठीक है, सीताराम के बाद में क्या कहा गया कि भाई दोषपूर्ण तरीके से अगर किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है तो पुनः नौकरी पे रखने के लिए वो जो है सिविल प्रकृति का वाद ला सकता है। इसके अलावा व्यवहार संबंधी दोष, व्यवहार संबंधी दोष, ये क्या होता है भाई?
ये कहता है ऐसे संबंधों में अपकृत की श्रेणी में रखा जाता है। व्यवहार संबंधी मतलब टॉट का विषय जो है अपकृत की श्रेणी में जो बाद आते हैं, अपकृत की श्रेणी में रखा जाता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। ऐसी क्षतिपूर्तियों का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाता है। संविदा भंग के मामले सिविल प्रकृति के बाद माने जाते हैं। ये कुल मिला के अपकृत वाले विषय हैं। कैसे विषय हैं? जो अपकृत के अंतर्गत आते हैं। व्यवहार संबंधी बात कैसे हैं? जो अपकृत के अंतर्गत आते हैं। अपकृत मतलब इसमें क्या है? इसमें क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। क्षतिपूर्ति कुल मिला के जो है क्षतिपूर्ति की जब आप मांग करते हो तो उस प्रकार के जो है बाद इसमें आते हैं। जैसे कि कोई संविदा भंग किया किसी ने, उसके बदले में आप क्षतिपूर्ति चाहते हो, तो इस प्रकार के जो बाद हैं वो जो है आपके व्यवहार संबंधी दोष की श्रेणी में आते हैं। या अपकृत संबंधी जो दोष होते हैं वो आपके सिविल नेचर के होते हैं। सीधा सीधा याद रखें कि जो अपकृत संबंधी जो दोष होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? वो सिविल नेचर के होते हैं। इसके अलावा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन लाए गए बाद। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, अनुतोष अधिनियम, बस इतना ही लिखना पर्याप्त है। तो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है उसके अधीन जो भी बाद लाए जाते हैं, जैसे कि संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए बाद, व्यादेश के लिए बाद, घोषणात्मक आज्ञप्ति निकलवाने के लिए बाद, ये सारे के सारे बाद जो हैं आपके कैसे बाद होते हैं? ये सारे के सारे जो है आपके सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सामान्य विधि संबंधी वाद, सामान्य विधि संबंधी संबंधी वाद। ये कहता है यथा सामान्य विधि मतलब जैसे कि मत अधिकार का वाद है, मार्ग का वाद है, सिविल न्यायालयों द्वारा विनिश्चय किए जाते हैं। सामान्य विधि मतलब मत अधिकार का वाद इसमें आ जाएगा। आपका मत देने से रोका गया, तो ये कैसा वाद है? मत देने से अगर रोकता है कोई व्यक्ति तो ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। ठीक है। कोई आपको राजमार्ग का इस्तेमाल करने से रोकता है तो ये कौन सा वाद है? ये भी जो है आपका सिविल प्रकृति का जो है वादों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन वादों का भी निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इन वादों का निर्धारण भी जो है आपके सिविल न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है। आगे और देखिए काफ़ी हैं इसमें। ठीक है, 9 तो ये हो गए। अब देखिए 10वां और देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मुर्दा गाड़ने का अधिकार। मुर्दा गाड़ने का अधिकार, गाड़ने का अधिकार, ये भी जो है किस प्रकृति का वाद माना गया है? सिविल प्रकृति का। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मुर्दा गाड़ने का जो अधिकार है वो कैसा वाद माना गया है? वो आपका सिविल प्रकृति का जो है वाद माना गया है। अब देखिए इसको मिटा लें, उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे। ये तो आपके 10 हो गए, अभी 20 के 21 कम से कम आपको जो है याद रखना है इसमें। ठीक है, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। इन्हीं में से पूछा जाएगा कि कौन सा जो वाद है सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है याद करना पड़ेंगे ये। अगला देखिए 11वां, जैसे कर लिया अपन ने, वैवाहिक मामले। ये तो आप जानते हैं, वैवाहिक मामले जो विवाह की प्रकृति से संबंधित मामले होते हैं ना, ये तो आप जानते हैं सिविल कोर्ट में चलते हैं। तो वैवाहिक मामले हैं ये जो भी है, ये भी जो है आपके सिविल नेचर के जो है माने जाते हैं। किसी पद के निर्वाचन से संबंधित बात, सीधा लिखता हूँ, निर्वाचन से संबंधित बात, निर्वाचन से संबंधित बात, किसी पद पर निर्वाचन से संबंधित बात है, नियुक्ति से संबंधित कोई वाद है, तो वो वाद भी जो है आपका कैसा माना जाएगा? सिविल प्रकृति का माना जाएगा। तो ये कह लीजिए कि कोई पद है, उस पर आप नियुक्ति संबंधी कोई प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है ये भी सिविल प्रकृति का माना गया है। किसी क्लब के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के अधिकारों के परिवर्तन के लिए वाद, क्लब जो क्लब वगैरह होते हैं ना, उनके क्लब के सदस्य के रूप में, क्लब के सदस्य के
रूप में किसी व्यक्ति के अधिकारों को परिवर्तन के लिए बात, रूप में किसी व्यक्ति के अधिकारों को के परिवर्तन के लिए बात। कोई क्लब वगैरह है, उसमें कोई सदस्य वगैरह है, उसका मेंबर वगैरह है, उसके अधिकारों को अगर परिवर्तित कराना है, उसके राइट को अगर परिवर्तित कराना है, तो ये जो वाद है इसको भी जो है सिविल प्रकृति का जो है वाद माना गया है। लेखा के लिए वाद, ये भी जो है सिविल प्रकृति का माना गया है। लेखा के लिए वाद, तो कोई लेखा संबंधी वाद है या लेखा के लिए आप कोई वाद लाते हैं, लिखित संबंधी कोई वाद है, लेखा संबंधी कोई वाद है, तो वो जो वाद है वो भी जो है आपका सिविल प्रकृति की वाद की श्रेणी में आता है। साझेदारी से संबंधित कोई वाद है, साझेदारी से संबंधित वाद, अगर कोई बात साझेदारी से जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा वाद भी जो है आपका सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कंपनी के मामले, कंपनी के मामले, तो कंपनी संबंधी जो वाद होते हैं ये भी कैसे वाद हैं आपके सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना, याद रखना है। पद तथा धार्मिक पद के उपाबद्ध शुल्क के लिए वाद, पद तथा धार्मिक पद, ठीक है, पद तथा धार्मिक पद के उपाबद्ध शुल्क के लिए उपाबद्ध शुल्क के लिए ध्यान रखें, पद और धार्मिक पद की जो आय जो होती है उसके लिए बात कह रहा है। आप किसी धार्मिक पद पे बैठे हो, किसी पद पे बैठे हो, उससे जो अर्निंग हो रही है, उससे जो आय हो रही है, उससे संबंधित जो पर्सन है उसको जो है धार्मिक पद से उपाबद्ध होना जो के लिए जो है क्या माना गया है, उसको सिविल प्रकृति का माना गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना कि 1976 से पहले ये जो मामले थे इनको सिविल प्रकृति का जो है नहीं माना जाता था, 1976 से पहले। उसके बाद संशोधन हुआ और संशोधन के बाद जो है इस प्रकार के जो पद है, इस प्रकार के जो मामले हैं उनको सिविल नेचर का मान लिया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो ऐसे वाद अब 1976 के बाद की कंडीशन में देखा जाए तो ये सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आते हैं। 1976 से पहले विवाद था कि भाई पद और धार्मिक ये वो जो है उनके माना जाए कि नहीं माना जाए, तो 1976 में जो संशोधन हुआ उसके बाद इनको जो है सिविल प्रकृति का मान लिया गया, ठीक है, ये याद रखना है। अब 18 कहता है विधानमंडलों के अधिनियमों की मान्यता से संबंधित प्रश्न। विधानमंडल के अधिनियमों की मान्यता से संबंधित प्रश्न। ये भी याद रखना है आपको कि विधानमंडल की जो है जो अधिनियम वगैरह बनाए जाते हैं विधानमंडल द्वारा, उनकी विधि मान्यता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं या मान्यता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, मान्यता कहेंगे, सॉरी, विधि मान्यता नहीं, मान्यता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी जो है आपके सिविल प्रकृति की वादों में आते हैं। इसके अलावा प्रथा के आधार पर जो प्रश्न होते हैं, प्रथा के आधार पर आधारित क्या आधारित गोपनीयता प्रथा के आधार पर गोपनीयता को अधिकार के परिवर्तन के लिए गोपनीयता, एक मिनट, इसको गोपनीयता के आधार पर
ठीक है, बस इतना ठीक है। प्रथा के आधार पर आधारित गोपनीयता के आधार पर जो प्रश्न होते हैं वो वाले प्रश्न भी जो हैं आपके क्या आते हैं, सिविल प्रकृति के माने जाते हैं। जो प्रथा के आधार पर किसी गोपनीयता से जुड़े हो या गोपनीयता पर आधारित ऐसे प्रश्न हो, प्रथा के आधार पर गोपनीयता से जुड़े हुए प्रश्न कह लीजिए, कि वो वाले प्रश्न भी जो हैं आपके काय की प्रथा का कौन से मामलों में आते हैं, सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा है धार्मिक पद से जुड़े मामले। धार्मिक पद से जुड़े मामले, ठीक है, धार्मिक पद से जुड़े मामले हैं, वो भी जो है आपके कैसे मामलों में आते हैं, सिविल प्रकृति के जो है वादों में आते हैं। PNA मेट्रोपॉलिटन बनाम मोरर मारथोमा के बाद में कहा गया, कौन सा बाद है, PNA मेट्रोपॉलिटन बनाम मोरन मार कहा गया कि धार्मिक पद से जुड़े जो मामले हैं वो सिविल प्रकृति के जो है माने जाते हैं। इसके अलावा लास्ट याद रखें आप, कोई संव्यवहार बेनामी संव्यवहार की श्रेणी में आता है या नहीं। ये तो आप जानते हो, बेनामी संव्यवहार की श्रेणी में आता है या नहीं, आता है या नहीं। बेनामी क्या होता है ये बाद में देखेंगे अपन, TPA का विषय है ये। लेकिन अपन ये कह रहे हैं कि जो कोई संव्यवहार जो बेनामी संव्यवहार की श्रेणी में आता है, इसका निराकरण भी जो है किया जाता है जिस मामले में, वो भी जो मामला है सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आता है। बेनामी संक्षेप में समझ लीजिए कि ऐसा कोई संव्यवहार जब प्रॉपर्टी आप किसी अन्य व्यक्ति के नाम खरीदते हैं, मतलब आप डायरेक्टली ना खरीद के किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से खरीदते हैं, किस वजह से खरीदते हैं, ताकि आप पे इनकम टैक्स से बच जाएं, बहुत से है वजह होती हैं, तो उन वजहों से आप दूसरों के नाम से संपत्ति खरीदते हैं, पैसा आप लगाते हैं और दूसरों के नाम से खरीदते हैं। तो इस प्रकार के संव्यवहार की जब जांच, हालांकि ये अपराध है, इस प्रकार की जब संव्यवहार की जांच की जाती है किसी मामले में, तो वो भी बात जो है सिविल श्रेणी के वादों में जो है आता है। ठीक है, ये आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। ठीक, ये तो हो गया आपका भाई सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। अब बात आती है कि भैया कौन से वाद हैं जो सिविल प्रकृति के नहीं होते, ये भी जरूरी है ना, तब पूरा क्वेश्चन बनेगा कि भाई सिविल प्रकृति के जो वाद हैं ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये आपको याद करने, लिख के नोट करके इनको याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया कौन से वाद इसमें आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाद जो है सिविल प्रकृति का नहीं है, इस तरीके से पूछा जाएगा। या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उपरोक्त में से कौन सा वाद जो है आपका सिविल प्रकृति के वादों की श्रेणी में आता है। दोनों तरीके से जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब याद रखेंगे कि वह वाद जो सिविल प्रकृति के नहीं है, सिविल प्रकृति के नहीं है लगा है, ठीक है, ये याद रखना, नहीं है। तो ऐसे वाद जो सिविल प्रकृति के नहीं है वो कौन कौन से होते हैं भाई, कौन कौन से वाद हैं जिनको जो है सिविल प्रकृति का नहीं माना गया है। पहला, ऐसे प्रश्न कि याद रखना, पहले अपन ने बात करी थी, अब इसको देखेंगे। ऐसे प्रश्न या ऐसे वाद, या ऐसे प्रश्न लिख लीजिए, वाद भी कर दो इसमें, ऐसे वाद या प्रश्न जिनमें जाति की सामाजिक समस्या का प्रश्न निहित हो, जिनमें जाति की सामाजिक समस्या का प्रश्न निहित हो। ध्यान में रखिए, ये जो वाद है हमने कहा था ना मूल प्रश्न, तो ऐसा प्रश्न जिसमें जाति की सामाजिक समस्या का प्रश्न निहित हो, ये अपराध है, ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं, क्योंकि इसको अपराध माना गया है। देखिए, छुआछूत करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, ये क्या है, ये क्रिमिनल मैटर है, ये सिविल मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। हाँ, वो बात अलग होती है कि आप भैया आप अपने यहाँ शादी समारोह कर रहे हैं, नॉर्मली आपने नहीं बुलाया,
आपने कहा कि भैया जी हम जो भोजन कर रहे हैं हमारी अपनी जात के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो उसमें जाति की बात नहीं आ रही है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी विशेष जाति से संबंधित हैं, हमने एक भोजन किया और हमने एक प्रोग्राम रखा कि भाई इसी समाज के लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो ये जाति का प्रश्न इसमें नहीं है, तो वो सिविल प्रकृति का हो सकता है। वहाँ किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो हो सकता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सारे लोगों को बुला रहे हैं, या हम केवल मान लीजिए एक, देखिए व्यक्तिगत जो प्रोग्राम होते हैं उसमें तो आपका ही फैसला है कि किसको बुलाना नहीं बुलाना, वो एक अलग बात होती है। अब मान लो कोई सार्वजनिक प्रोग्राम चल रहा है, सार्वजनिक मतलब जो इसमें सभी लोग आ सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। अब कोई मान लो कोई जाति विशेष का व्यक्ति उसमें आता है और आप उसे रोक देते हो कि भैया आप जो है नहीं आओगे, तो फिर यहाँ जो प्रश्न बनता है वो अलग हो जाता है, वो एक चीज़ अलग हो जाती है, वो आपराधिक जो है आपका मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जिसमें जाति की सामाजिक समस्या, इसीलिए लिखा है ना सामाजिक समस्या, ये शब्द आया है सामाजिक समस्या, मतलब एक तरीके से पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को टारगेट करके कि जो उस जाति का है, इस तरीके का अगर आप करते हैं, मतलब सीधा सीधा भेदभाव करते हैं, जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, अगर इस प्रकार की समस्या को, इस तरीके का अगर प्रश्न है तो वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उसको अपराध माना गया है। ठीक है, तो वो अपराध विधि में जाता है, सिविल मैटर नहीं होता वो। अब देखिए दूसरा कहता है केवल गरिमा या सम्मान को बनाए रखने के लिए वाद, केवल गरिमा एवं सम्मान को बनाए रखने वाले प्रश्न। ये जो प्रश्न है कि किसी की गरिमा से जुड़े, किसी की रेपुटेशन से जुड़े कोई प्रश्न है भैया, ये जो प्रश्न है ये भी जो है सिविल प्रकृति के बाद नहीं माने जाते। ठीक है, कि भाई कोई कहता है भाई हमारा तो भाई यहाँ से निकलने का अधिकार, बोले पालकी से बैठ के निकलने का अधिकार था, बोले तो ये सिविल नेचर का वाद नहीं है। क्रिमिनल ले आइए, आपराधिक ले आइए, लेकिन सिविल नेचर का जो है वाद नहीं है। सीधी बात है, इसको जो है सिविल प्रकृति का जो है वाद नहीं माना गया। ठीक है, तीसरा देखिए करार या चिरभोगाधिकार पर आधारित ना होने वाली स्वैच्छिक देनगियों के लिए वाद। करार या चिरभोगाधिकार, चिरभोगाधिकार का मतलब होता है निरंतर अधिकार, कि निरंतर जो है उसका इस्तेमाल करना। पर आधारित ना होने, पर आधारित ना होने वाली, ना होने वाली स्वैच्छिक देनगियों के लिए ये बात, देनगियों के लिए वाद। तो इस प्रकार का जो वाद है जो करार या चिरभोग अधिकार पर आधारित ना हो और जो स्वैच्छिक देनगियों के जो है से जुड़ा हुआ हो, ऐसे जो है वाद हैं अगर, तो उनको भी जो है आपका सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना गया है। ठीक है, करार या चिरभोग अधिकार पर आधारित ना हो, इन पर आधारित नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट और चिरभोग पर आधारित नहीं होना चाहिए। और जो स्वैच्छिक देनगियों से संबंधित, इंपॉर्टेंट है, स्वैच्छिक देनगियों से संबंधित है, अपने आप में देनगियों से संबंधित है, ऐसे वादों को भी जो है स्वैच्छिक देनगी मतलब अपनी इच्छा से दे रहे थे भैया, कोई ना तो करार हुआ था ना कोई चिरभोग अधिकार था, लोग अपनी मर्जी से दे रहे थे, अब कोई ने देना बना कर दिया, आप कह रहे हो कि भैया हम सिविल वाद लाएंगे, तो ये कोई सिविल वाद का जो है नेचर या प्रकृति का नहीं माना गया है। किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त वर्जित वाद, ये तो आप जानते हैं विधि द्वारा वर्जित है, विधि द्वारा वर्जित वाद। अगर विधि नहीं रोक दिया है आपको वाद लाने से तो भी नहीं ला सकते आप। कोई अगर सिविल प्रकृति का वाद को अगर विधि ने रोक दिया हो तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। कानून बनाकर रोक दिया हो, अन्य वजह से रोक दिया हो, तो ऐसा वाद जो है फिर सिविल प्रकृति की वाद की श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है आपका राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद।
राजनैतिक प्रश्नों से संबंधित वाद, कोई पॉलिटिकल इशू है तो वो जो है सिविल नेचर का नहीं माना जाता है। दल बदल इसका अपवाद है, दल बदल अपवाद है, दल बदल ये क्या है, अपवाद है, मतलब दल बदल का जो है वो सिविल नेचर में जा सकता है। ठीक, ये अपवाद है, दल बदल अपवाद है। बाकी राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित जितने भी वाद हैं वो सिविल नेचर में नहीं आते। ठीक है, लोक नीति के विरुद्ध कोई वाद है, लोक नीति, नीति के विरुद्ध वाद, अगर कोई वाद लोक नीति के विरुद्ध है तो इस प्रकार के भी जो वाद होते हैं वो आपके जो है सिविल प्रकृति की जो है वादों की श्रेणी में नहीं आते, है ना। तो ये जो वाद हैं आपके सिविल प्रकृति के नेचर में नहीं आते। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि जो है संज्ञान जो है अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से वर्जित ना हो, वो तो आप संज्ञान के बारे में जानते हैं। संज्ञान कौन लेता है, संज्ञान सिविल न्यायालय लेता है। सिविल न्यायालय कब लेता है, जो अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से उसको जो है रोका ना गया हो, वर्जित ना किया गया हो। तो इस प्रकार के जो वाद होते हैं जो अपन ने पढ़े हैं, उनमें से सभी प्रकृति के जो वाद हैं उनका जो है न्यायालय क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है। सिविल प्रकृति के वादों का विचारण कौन कर सकता है, न्यायालय करता है, न्यायालय करता है। और विचार जो सिविल प्रकृति का कोई वाद है या नहीं है इसका निर्धारण भी सिविल न्यायालय करता है। कैसे करता है, वाद की प्रकृति को देखकर, वाद की प्रकृति को देखकर जो है न्यायालय इस वाद का जो है निर्धारण करता है कि वो वाद जो है सिविल प्रकृति का है या नहीं। अब जब न्यायालय सिविल प्रकृति के वाद का विचारण करता है तो वो दो बातों को देखता है। पहला तो ये कि वो वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं, दूसरा ये देखता है वो कि उसका संज्ञान विधि द्वारा वर्जित तो नहीं है। ये दो बातों को देख करके जो है न्यायालय जो है वादों का जो है विचारण कर सकता है। बाकी इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं, इतना ही ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगले दिन यानी कल जो है हम विचार दो चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे तो एक जैसा अगर हो जाएगा विचाराधीन वाद और प्रांगणय, 10 और 11 जो धाराएं हैं बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।